So, my dear children, first of all, let's try to understand different cases. Okay, different cases understand करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. But before that, I would like to teach you how to draw a free body diagram. So basically, free body diagram, जिसको हम शॉर्ट में बुलाते हैं FBD. Now, what is free body diagram or FBD? It is the या फिर it is a diagram in which we draw all possible forces acting on that body. मतलब free body जो है ना वो हमेशा एक body का होता है. It is a diagram of a body. So it is diagram of a body in which we draw all possible forces acting on that particular body. मतलब कोई भी बॉडी पे सारे के सारे फोर्सेस एक्ट हो रही है ये दिखाने के लिए हम लोग ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो नाम फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी सुन के लगता है यार कुछ तो नया चीज है, बट एक्चुअली कुछ भी नया चीज नहीं है. आपको सिर्फ वो बॉडी दिखाना है, उस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो दिखाना है, बस बात खत्म. इज इट वेरी सिंपल? Yes. वेरी गुड. सो कंसिडर कीजिए यहाँ पर एक बॉडी है हमारे पास, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल. ओके, सो कंसिडर वी हैव अ बॉडी लाइक दिस. ओके, मान लीजिए मैंने इस बॉडी पे ऐसे एक एंगल पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. एक सर्टेन एंगल पे मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया. दिस एंगल इज थीटा, दिस फोर्स इज एफ. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? एफ बी डी. अब एफ बी डी कैसे दिखेगा इसका? ये रहा अपना बॉडी, इसके ऊपर क्या क्या एक्ट हो रही है? एक एम जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, मानते हो? दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होती है, मानते हो? तीसरा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एक फोर्स एक्ट हो रही है इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा. हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, दैट मीन्स ये फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्ट हो रहा होगा एफ कॉस थीटा एंड नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा एफ साइन थीटा, जिस वजह से ये बॉडी जो है ना आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी. ऑब्वियसली बात है ना यार, तुमने अगर आगे की तरफ फोर्स दिया तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी. मैंने अभी तक पीछे की तरफ फ्रिक्शन वगैरह है करके कुछ डिस्कस नहीं किया है. फ्रिक्शन अगर होगा तो वो भी पीछे की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे. अभी हाल फिलहाल मैंने कुछ बताया नहीं है फ्रिक्शन के बारे में. एम आई क्लियर टू नाउ? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है. So dear children, now let's learn to apply FBD and solve different sums. Okay, how to solve different problems using FBD. FBD यूज करके different problems कैसे solve करते हैं ये one by one देखते हैं. The first one. First case, let me imagine that I do have a floor like this, and I have two blocks. This is one block, and this is another block. ये दो ब्लॉक्स है मेरे पास. ये दोनों ब्लॉक्स का अपना अपना कुछ ना कुछ तो वेट होगा. मान लीजिए इसका वेट एम, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने उसको फोर्स एफ अप्लाई किया जिस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है. बेसिकली क्या होता है, फोर्स एफ मैंने m1 के ऊपर अप्लाई किया तो m1 m2 के ऊपर एक फोर्स देगा जिस वजह से ये एक्सेलरेट करेगा. एंड सीधी सी बात है m2 जो है ना उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन m1 के ऊपर भी देगा. इतने सारे फोर्सेस दिमाग में रखते हैं.
अब हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, एफ बी डी यूज करके कैसे सॉल्व करना है। पहले चलो बनाने की कोशिश करते हैं एफ बी डी ऑफ M1। अब ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या फाइंड करना, बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन और आर, ये दोनों फाइंड करने के लिए अक्सर बोला जाता है। यहाँ पर वही फाइंड करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। चलो ब्लॉक M1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट होती है। सबसे पहली बात ये रहा, हमारा mg नीचे की तरफ एक्ट होता है, दिस इज वन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होता है। नॉर्मल रिएक्शन को N1 बोला था क्योंकि ये जो mg है ना, ये M1g है। आगे की तरफ फोर्स F अप्लाई करती है। इतना तीन फोर्सेस एक्ट हो रही है इसके ऊपर। अब सीधी सी बात है, हमें वही फोर्सेस लिखना है जो M1 के ऊपर अप्लाई हो रही है। मतलब अगर R की बात करें तो राइट साइड वाला R मत लिखो, क्योंकि राइट साइड वाला R M1 ने M2 के ऊपर अप्लाई किया, तो M2 के ऊपर जो अप्लाई हुआ है वो है R। लेकिन M1 के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, ये M2 ने रिटर्न रिएक्शन जो दिया है ना R, वो R M1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये रहा वो R। ओके, ये है वो R। तो अब यहाँ पर राइट साइड की तरफ हॉरिजॉन्टली जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन A है। वर्टिकली जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, दैट इज जीरो। अब मैंने आपको मोशन इन टू डायमेंशन में बताया कि भाई हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को सेपरेटली ही कंसिडर करो, एक्स को अलग और वाई को अलग ही कंसिडर करो। तो उस लॉजिक से अगर देखेंगे हम लोग, चलो एक्स और वाई को अलग अलग कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। एक्स जो है, तो बेसिकली क्या है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लिखा है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल। हेलो, एम आई ऑडिबल? सर ये यस क्या सर। है, वो एरो वाला? ओके, ये सिंबल की बात कर रहे हो क्या? ये वाला? अच्छा, दिस वन, this is the downward acceleration. Downward acceleration ay is equal to zero. I'm trying to say that यहाँ पर mg नीचे की तरफ है, n ऊपर की तरफ है, जिस वजह से फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट नहीं कर रही है करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। या सो या व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ठीक है, ये x के पहले जस्ट मोमेंट, ये मैं वापस लेता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस या फिर एफ नेट जो बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, मानते हो कि नहीं? यस। या ठीक है। अब हम तो जानते हैं कि भाई एक्स को अलग और वाई को अलग कंसिडर करना है। अगर मैंने वाई को कंसिडर किया, ये M1 है, वाई को कंसिडर किया, तो वाई में दो फोर्सेस है, एक N1 ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ। किसी एक को पॉजिटिव कंसिडर करना है, दूसरे को नेगेटिव करना है, नेगेटिव कंसिडर करना है, ये तो आप जानते ही हो। तो चलो ऊपर वाले n को मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, माइनस नीचे वाले को मैं नेगेटिव कंसिडर करता हूँ। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से मैंने प्रूव किया N1 इज इक्वल टू M1g। कोई डाउट अब तक? अब तक कोई नो। डाउट? नो। ओके, नो। वेरी गुड वेरी गुड। ये सेम स्टोरी मैं रिपीट करूंगा x के लिए भी। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? या अब सम ऑफ फोर्सेस x में कौन से फोर्स है, एक f है और एक r है। एक को पॉजिटिव लिखना है, दूसरे को नेगेटिव लिखना है। ओके, अब मैंने यहाँ पर राइट साइड वाले को पॉजिटिव लिखा है, तो राइट साइड में जो भी दिखाई देगा सबको पॉजिटिव करना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस एफ माइनस आर के अलावा राइट हैंड साइड में मास इनटू एक्सेलरेशन है, m1 इनटू a लिखूंगा। सिंस द एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मैं उसको भी पॉजिटिव ही लिखूंगा। एम आई क्लियर? यस। वेरी गुड। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब उसके बाद इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 1 करके डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसमें से एक बात तो हमें समझ में आई कि भाई हमारे लिए जो काम का चीज था वो एक्स में था, वाई में कुछ काम का चीज था नहीं। सही बात है ना? हाँ। यस। या बिकॉज वाई में ये तो पूछा ही नहीं ना, उन्होंने थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्मल क्या है, कुछ पूछा नहीं। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा, आर पूछा है। एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल है और आर भी हॉरिजॉन्टल है। फॉर्चुनेटली सब कुछ एक्स में हमें मिल जा रहा है। तो अगला फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स का ही कंसिडर करेंगे, वाई का कंसिडर ही नहीं करेंगे। खाली फुकट टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये सबसे खास बात होता है एंट्रेंस का। एंट्रेंस में सबसे खास बात ये होता है कि आप है ना
जो आपके लिए काम का है वही करो एंड फटाफट आंसर निकालो, उसमें से मतलब होता है। इट डजेंट मैटर कि आपने कितना स्टेप किया, कैसे किया, इट डजेंट मैटर इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस। फटाफट आंसर निकालो, बात खत्म। तो यहाँ पर भी हम लोग फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। एफबीडी फर्स्ट वाले केस में से मैंने एक इक्वेशन निकाल दिया, सेकंड वाले एफबीडी में से मैं एक और इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड वाले में कितने फोर्सेस एक्ट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आर एक्ट हो रही है, उसके अलावा कुछ भी एक्ट नहीं हो रही है। हाँ ऑब्वियसली उसका एम जी नीचे की तरफ है, एम टू जी, एंड एन ऊपर की तरफ है, एन टू, लेकिन उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। तो इसमें भी सेम फंडा यूज करता हूँ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अलॉन्ग एक्स एक ही फोर्स है, दैट इज आर। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है भाई, एम टू है। आर को मैंने पॉजिटिव लिया, मतलब ये एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव ही लूंगा, एक्सेलरेशन ए है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब तक कोई डाउट? No. No, sir. वंडरफुल। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करना है बट आंसर निकालना है। हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है, एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। 1 और 2 को मैंने ऐड क्यों किया, मेनली ऐड करने का फायदा ये होता है कि ये आर जो है ना, सी दो अननोन है, आर एक अननोन है, ए एक अननोन है। दो दो अननोन है तो उसमें से एक को निकालने की कोशिश करो। माइनस आर प्लस आर को कैंसिल करवाना चाहते हो तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एलएचएस में सिर्फ फोर्स बचेगा, आरएचएस में बचेगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय ए। बात समझ में आ रही है आपको? Yes. मीन्स ए जो होगा दैट विल बी फोर्स अपॉन मास। मास क्या होता है भाई, m1 प्लस m2। दिस इज योर आंसर फॉर एक्सेलरेशन। उनका सबसे पहला वाला सवाल था एक्सेलरेशन क्या है, डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। हाँ। अब दूसरा सवाल सेकंड क्वेश्चन इज आर क्या है। आर का वैल्यू हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो आर इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय ए जो है ना, ए की जगह पे ये वैल्यू डाल देते हैं, दैट विल गिव यू m2 अपॉन m1 plus m2 multiplied by force. That's the value for R. आप समझे मेरी बात? Yes, sir. अब तक कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, No, sir. वेरी गुड। प्लीज नोट इट डाउन। वंडरफुल। सो ठीक है बच्चे लोग, मैं आप लोगों को नेक्स्ट केस जो है ना, आपको एक केस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। सेम चीज ही आपको करना है, इट्स द रेपिटेशन ऑफ द सेम केस, but the only difference is, I'll tell you what is the difference. This is one block, this is another block, and this is the third block. The only difference is we have three blocks over here this time. I'm pushing the first block from one end, F. Let me call this mass as M1. Let me call this mass as M2. Let me call this mass as M3. Okay. So इसको मैं F दे रहा हूँ। ये F ने M1 को फोर्स दिया होगा तो डेफिनेटली M1 ने M2 को कुछ तो भी फोर्स दिया रहेगा। लेट मी कॉल दैट फोर्स एज R1। ऑब्वियसली उसने उसको कुछ तो भी रिएक्शन दिया होगा। लेट मी कॉल दैट फोर्स एज R1 एज वेल। अब M2 के ऊपर R1 एक्ट हो रही है, उसके वजह से M2 ने M3 को दबाया होगा, कितने से दबाया होगा, लेट मी कॉल इट एज R2। तो उसका रिएक्शन फोर्स मिलेगा R2। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, बिकॉज द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग विद ए। उसके बाद R1 फाइंड करना है आपको एंड R2 फाइंड करना है। एम आई क्लियर? Yes, sir. या तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क अटेम्प्ट कीजिए। ये होमवर्क का डिस्कशन कल सुबह के लेक्चर में मैं करने वाला हूँ, तो उस टाइम पर मैं आपको इसका मतलब आपने मिस्टेक किया तो मिस्टेक किया क्या किया वो भी बताऊंगा, एंड नहीं किया तो करेक्ट आंसर क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। ये होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सुनिए चिल्ड्रन, अभी चलो मैं अगला एक केस जो आपको दूंगा। सी स्टार्टिंग में जो केस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया दैट वाज ऑल अबाउट दो ब्लॉक्स को आपस में दबा के पुश करो या तीन ब्लॉक्स को आपस में दबा के पुश करो, ऐसा था। इस बार मैं ना पुलिंग के केसेस सिखाऊंगा आपको अभी। सो कंसिडर यू हैव अ फ्लोर लाइक दिस। ये रहा आपका फ्लोर, यू हैव अ ब्लॉक, you have another block. Now let me assume both the blocks are connected with the help of a string.
एंड आई एम पुशिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक फॉरवर्ड, इसको आगे की तरफ एफ से खींच रहा हूँ. लेट मी कॉल दिस मास एस m1, दिस मास एस m2. ओके. अब सीधी सी बात है, मुझे पता करना है क्या क्या पता करना है. सबसे पहली बात ये पता करना है कि अगर ऑब्वियसली मैंने फोर्स से पुल किया मतलब इसका एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा. दूसरी बात मुझे जानना है कि स्ट्रिंग है ना बीच में, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा. अब टेंशन के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया है. टेंशन स्ट्रिंग के अंदर का एक फोर्स होता है जिसको हम लोग टेंशन बुलाते हैं. एंड टेंशन का खास बात ये होता है या फिर स्ट्रिंग का खास बात ये होता है कि स्ट्रिंग को हमेशा पुल करना ही आता है, पुश करना नहीं आता. तो दैट मीन्स अब जब हम फोर्स एफ से इसको पुल करते हैं, किसको, ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग को पुल करती है एंड स्ट्रिंग रिटर्न इस ब्लॉक को पुल करता है, स्ट्रिंग रिटर्न इस ब्लॉक को पुल करता है विद टेंशन टी. एंड यही स्ट्रिंग के दम पे ये सेकंड ब्लॉक को भी पुल किया जा रहा है. दैट मीन स्ट्रिंग है ना दोनों ब्लॉक्स को पुल करने की कोशिश करती है. इस वजह से क्योंकि दोनों ब्लॉक्स मिलकर स्ट्रिंग को पुल कर रही है, इसलिए स्ट्रिंग के दोनों ब्लॉक्स को पुल करती है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ना अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने की कोशिश करना है. ऑब्वियसली एफ बी डी, फर्स्ट बॉडी का जो एफ बी डी होगा, एफ बी डी ऑफ m1, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन के बारे में हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखना, वो हमेशा पुल करती है, कभी पुश नहीं कर सकती. इतना दिमाग में रखो, बाकी सब सॉल्व. अब फर्स्ट ब्लॉक का जो एफ बी डी होगा, इसमें ऑब्वियसली एम जी नीचे की तरफ है, एन ऊपर की तरफ है, वो सब सही है. लेकिन मैं जो बनाऊंगा वो फोर्स है ना, सिर्फ काम का फोर्स ही बनाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बना रहा हूँ. क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना. तो मैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहा हूँ क्योंकि वही मेरे काम का है. एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. अब ये फोर्सेस में, ये फोर्सेस है अपने पास. अब बाकी फॉर्मूला तो आप जानते ही हो. सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस में क्या क्या है, एक एफ है और एक टी है. मैं अक्सर बोलता हूँ सी देखो, आप चाहिए तो साइन कन्वेंशन देख लो, नहीं तो मेरा जनरली पैटर्न होता है, मैं अक्सर क्या करता हूँ, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव लेता हूँ एंड दूसरे को नेगेटिव लेता हूँ. तो हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ, ये मेरा एक पैटर्न है. बाकी आपकी मर्जी, आप चाहिए तो एक्सेलरेशन को फॉलो करो या तो साइन कन्वेंशन, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बोल के वैसा वाला साइन कन्वेंशन को फॉलो करो, वो आपकी मर्जी है. मैं हमेशा एक्सेलरेशन को फॉलो करता हूँ. एक्सेलरेशन राइट में है तो राइट वाले सारे फोर्सेस को पॉजिटिव एंड लेफ्ट वाले सारे फोर्सेस को नेगेटिव दूंगा. तो ये रहा पॉजिटिव एफ माइनस नेगेटिव टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब यही सेम लॉजिक मैं सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यूज करता हूँ, एफ बी डी ऑफ m2 के लिए. ये रहा मेरा ब्लॉक, m2 ब्लॉक. इसमें एक ही फोर्स एक्ट हो रही है, दैट इज टेंशन टी, जो कि राइट हैंड साइड की तरफ है, एंड एक्सेलरेशन भी राइट हैंड साइड की तरफ है. तो वापस सेम स्टोरी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इधर एक ही फोर्स है, दैट इज टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. जैसे पिछली बार हम लोग को इक्वेशंस मिले, इस बार भी हमें इक्वेशंस मिले हैं. बाकी क्या है भाई, जो हम लोग ने पिछली बार किया वही चीज वापस रिपीट करना है आपको. दैट इज, जस्ट अ मोमेंट, या दैट इज दोनों को ऐड करना है. 1 और 2 दोनों को ऐड करना है. 1 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचेगा एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा एफ अपॉन m1 प्लस m2. ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट, ए को कहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, सेकंड इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट करो. तो टी का वैल्यू जो है बेसिकली m2 इंटू ए होता है, उसकी जगह पे आपको मिलेगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स. ये आपका सेकंड इक्वेशन है. एम आई क्लियर? Yes. प्लीज नोट Yes, sir. डाउन. ये नोट डाउन कीजिए. जैसे पिछली बार मैंने आपको एक होमवर्क दिया 3 ब्लॉक्स वाला, वैसे यहाँ पर भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ सेम 3 ब्लॉक्स वाला. सेम कॉन्सेप्ट आपको 3 ब्लॉक्स में भी यूज करना है. ये नोट डाउन कीजिए एंड देन बाद में होमवर्क नोट डाउन कीजिए.
सो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के साथ। नेक्स्ट केस जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज, सी अब तक हम लोग ने जो भी देखा इट वाज ऑल हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली पुश करना, हॉरिजॉन्टली पुल करना, ये सब चीज़ों के बारे में देख रहे थे। अब हम थोड़ा ना वर्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एक पुली। इसको बोलते हैं PULLEY, पुली, पुली बोलते हैं इसको। ये बेसिकली क्या है, इसके आजू बाजू में ऐसा स्ट्रिंग्स रैप्ड होते हैं, इधर से और इधर से, मतलब ऐसा पूरा स्ट्रिंग रैप्ड होता है। यहाँ से अगर नीचे खींचेंगे तो यहाँ से ऊपर आएगा, मतलब यहाँ से नीचे खींचो तो यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे खींचो तो यहाँ से ऊपर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. या, वेरी गुड। ये पुली जो है ना कंफर्टेबली घूमते रहती है। सो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा अजम्पशन अक्सर करते हैं कि मतलब काफ़ी सारे अजम्पशन करते हैं, जैसे कि ये जो स्प्रिंग है, ये अब तक हम लोग ने जो स्प्रिंग वगैरह यूज़ किया, स्प्रिंग को अक्सर हम लोग मासलेस कंसिडर करते हैं। हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि स्प्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है, एंड ऐसे कंसिडर करते हैं कि पुली का खुद का कोई मास नहीं है। ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि स्प्रिंग जो होती है वो एक्सटेंड नहीं होती है, मतलब स्ट्रेच नहीं होती है, वो अपनी जगह पे सेम लेंथ में ही रहती है कितना भी फोर्स अप्लाई करो। अगर स्ट्रेच होता तो स्प्रिंग वाला फोर्स भी अप्लाई होता था उसके अंदर। एंड हाँ, ये जो पुली है ये पुली घूमेगी, लेकिन कुछ फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऑपोजिशन वगैरह नहीं होगा। ये कुछ कुछ अजम्पशंस हम लोग करते हैं अक्सर, ये आइडियल केसेस के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं। ऑन आइडियल केसेस अज्यूम, क्या क्या चीजें अज्यूम करते हैं? फर्स्ट वन, पुली इज massless and frictionless. Second one, string is massless and inextensible, वो एक्सटेंड नहीं होती है। इतने चीजें हम लोग अज्यूम करते हैं। Am I clear? अब ये पुली के केस में मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पर भी मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया। ये दोनों ब्लॉक्स के जो मासेस हैं, मान लेते हैं कि भाई ये मास, इसका मास जो है वो m1 है, इसका मास जो है वो m2 है। अब इफ आई एम सेइंग दैट इन दिस केस m1 जो है दैट इज ग्रेटर देन m2, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो सिंपल सा फंडा है कि ये समझ जाएंगे कि भाई m1 जो है ना वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने वाली है, m2 जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने वाली है। ओके, अब ये m1, अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सेम फंडा, सब कुछ सेम है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये रहा इसका फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रही है दैट इज m1g, ऊपर की तरफ जो एक्ट हो रही है दैट इज टेंशन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फोर्स एक्ट हो रही है नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है टेंशन। ओके, अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन अगर बनाएंगे तो वापस सेम फंडा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, मेरा टेक्निक है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसको मैं पॉजिटिव अज्यूम करूंगा, दूसरे को नेगेटिव अज्यूम करूंगा। m1g पॉजिटिव अज्यूम करूंगा मैं इस वजह से, माइनस t को मैं नेगेटिव अज्यूम करूंगा, इज इक्वल टू मास, इसका मास क्या है भाई m1 है और इसका एक्सेलरेशन है a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन जो कि लास्ट इक्वेशन रहेगा आपके लिए, वहाँ वो कैसे करने का, सेम स्टोरी, ऊपर की तरफ ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y विल बी इक्वल टू वापस मास इनटू एक्सेलरेशन। y के फोर्सेस जो है ना ऊपर की तरफ t है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव लूंगा, नीचे वाले फोर्स को मैं नेगेटिव लूंगा, इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, जैसे हर बार करते हैं आप लोग, 1 और 2 को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त क्या होगा, प्लस टी माइनस टी दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय a। बेसिकली हर बार मेरा सवाल आपसे होता है a फाइंड करो और t फाइंड करो। ओके, तो इसमें से, ठीक है, इसमें से आप लोगों को ही मैं होमवर्क देता हूँ, इसमें से आप लोग ही a फाइंड करो और आप लोग ही t फाइंड करो। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। होमवर्क क्यों, मैं खुद ही सॉल्व करके दे देता हूँ, ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व तो कर ही दिया है। यहाँ पर क्या बचेगा, m1 माइनस m2 न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय g। दिस इज योर एक्सेलरेशन। देन फाइनली आपको t निकालना है। t कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन पे एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दीजिए। अभी चलो ये सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a जो है
उसको मैं लेता हूँ, t माइनस एम टू जी जो है उसको मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, तो m2 इन द ब्रैकेट g प्लस ए बचेगा आपके पास। ओके, सेकेंड इक्वेशन को मैंने मैनिपुलेट किया है, उसके अंदर a डाल दीजिए, t विल बी इक्वल टू m2 g प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g को मैं कॉमन निकालता हूँ, दैट विल गिव मी m2g इन द ब्रैकेट, यहाँ पर 1 बचेगा, एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, सो m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस माइनस दोनों माइनस प्लस दोनों कैंसिल, फाइनली मेरा जो आंसर बचेगा दैट विल बी t इज इक्वल टू m2, एक्चुअली m1 प्लस m2 जो है वो 2m1 हो जाएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। प्लीज नोट इट डाउन, ये प्रीवियस स्क्रीन नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद ये वाला स्क्रीन नोट डाउन कीजिए। अब मैं एक काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों के मोशन को कंबाइन करता हूँ। सो अब तक हम लोग ने 5 केसेस किए हैं, दिस इज द 6th केस। ओके, सो इन दिस केस imagine you have this is a big surface, so this is the pulley setup, ये पुली सेटअप है। ओके, अब ये पुली सेटअप में डेफिनेटली यहाँ पर दो मासेस लगाए हैं, ये रहा एक मास m1 और ये रहा एक मास m2। ओके, सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन है करके कुछ बोला नहीं है, तो फ्रिक्शन अगर नहीं है, ऑपोजिशन कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है ये खिसक के जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेट। तो अब यहाँ पर इतना तो फंडा क्लियर है कि भाई ये कुछ तो एक्सेलरेशन नीचे से आएगा। अब ये जितने सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल ये है कि भाई एक्सेलरेशन कितना है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर टेंशन खींचने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर भी टेंशन खींचने की कोशिश कर रही है। एंड तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एट दिस पुली, पुली पर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। इसको मैं काम करता हूँ, आर बुला लेता हूँ, आर मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली, या फिर मैं इसको लिख के ही दिखा देता हूँ। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। अब ये कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सी सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ पर हम लोग ने अब तक जो सीखा वही चीज को रिपीट करना बेसिकली। ओके, अब कैसे फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करना है, पहले इसमें फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करते हैं। मैं इधर ही बना के दिखा रहा हूँ बिकॉज अभी तक आप लोगों को पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये सेम ब्लॉक बनाएंगे आप, इस पे नीचे की तरफ m1g बनाएंगे, ऊपर की तरफ t बनाएंगे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स अभी आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन अगर यूज करके इक्वेशन बनाएंगे, सो बेसिकली क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y, इन दिस केस इट इज y, इस केस में मुझे x का जरूरत नहीं है, इस केस में मुझे सिर्फ y का ही जरूरत है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब साइन कन्वेंशन, अगर स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ऊपर की तरफ टेंशन, तो टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ के फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, इसी वजह से माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं इसको। दिस इज एज पर द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। लेकिन मैं जनरली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, मेरा तरीका अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, मेरा तरीका क्या है, जिस तरफ भी एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव लो, मतलब mg को पॉजिटिव लूंगा मैं इस बार, t को नेगेटिव लूंगा इस बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया है, मतलब
पॉजिटिव ऑफ एक्सेलरेशन। मैं आपको ये दोनों इक्वेशंस इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। जैसे कि आप देख रहे हो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम वन एम ए से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला होता और कैंसिल किया होता तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए ही आता था। तो यू कंसिडर दिस इक्वेशन और यू कंसिडर दिस इक्वेशन, योर आंसर इज गोइंग टू बी सेम। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ये सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड एफबीडी कंसिडर करना पड़ेगा। सेकंड एफबीडी में एक ही फोर्स है, दैट इज टी। उसके अनुसार तुम्हारा टोटल सेम फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड एफबीडी पे आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू ए एक्स। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है पहले वाले में वाई लिया तो दूसरे में भी वाई लेना है, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। आपको जो मर्जी आए ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये टेंशन टी है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, सो एम टू मल्टीप्लाइड बाई ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे हम लोग, सो इट विल बी एम वन जी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई ए। therefore acceleration will be equal to m1 upon m1 plus m2 multiplied by g। मिल गया एक्सेलरेशन का आंसर। अब तक कोई डाउट? नो सर। अभी टेंशन के लिए क्या नो। करना है, इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन पे डाल देना, तो योर आंसर विल बिकम m1 m2 अपॉन m1 plus m2 मल्टीप्लाइड बाय g। कोई डाउट? नो No, सर। sir. वंडरफुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे, मतलब यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में देयर वर थ्री क्वेश्चंस आस्क्ड, उसमें से एक्सेलरेशन और टेंशन हम लोग ने निकाल लिया, बचा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। सो इस पुली पे टोटल फोर्स कितना एक्ट होता है, तो पुली का एफबीडी बनाता हूं मैं। ये रहा मेरा पुली, ये पुली पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो ये स्प्रिंग का टेंशन नीचे की तरफ, दूसरा ये स्प्रिंग का टेंशन इस तरफ। तो ये रहा एक टेंशन, ये रहा एक टेंशन। ओके, सो ये दोनों इस पे एक्ट हो रही है। एक्चुअली एक्टिंग ऑन द पुली की जगह पे मैं लिखता हूँ टोटल फोर्स exerted by the pulley on the stand। तो इट्स लाइक पुली ने स्टैंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया। सो पुली ने स्टैंड पे जो भी फोर्स एक्सर्ट किया रहेगा, ये बेसिकली ये स्ट्रिंग ने नीचे की तरफ खींचा, ये स्ट्रिंग ने इस तरफ खींचा, इन दोनों का इफेक्टिवनेस जो फोर्स रहेगा, इफेक्टिव फोर्स, वो इफेक्टिव फोर्स इसने इसके ऊपर दिया रहेगा, किसके ऊपर, ये जो स्टैंड है उसके ऊपर। अब वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, यहाँ पर भी वही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इफेक्टिवनेस, एक टी इधर एक टी इधर, तो इसका रिजल्टेंट जो भी रहेगा इन दोनों के बीच में से निकलेगा। अब वो रिजल्टेंट को चलो मैं आर बुला लेता हूँ, and that r will be equal to, since they are perpendicular to each other, r will be equal to square root of t square plus t square। That will give you 2 times t square का square root, that is t root 2। Do you understand this? But this is not your final answer, t के जगह पे value substitute करना पड़ेगा, that means your r's value will be root 2 times m1 m2 upon m1 plus m2 multiplied by g। That's your answer। Am I clear? यस सर। ठीक है। बाय द वे वो लोग ना एक और तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर सवाल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे है कि टोटल फोर्स पुणे ने इसके स्टैंड के ऊपर कितना दिया। यही सवाल को एक और तरीके से पूछ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन या फिर मैग्नीट्यूड फॉर द टोटल फोर्स exerted
by the stand on the pulley. मतलब वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्टैंड ने पुली पर कितना फोर्स दिया। अब हम तो जानते हैं अगर पुली ने स्टैंड के ऊपर इतना फोर्स दिया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इट इज वेरी मच क्लियर कि स्टैंड ने पुली के ऊपर इन रिटर्न भी इतना ही फोर्स दिया रहेगा। एम आई क्लियर? Yes. सो Yes, क्वेश्चन sir. इस तरह आए या ऊपर वाले की तरह आए, डजेंट मैटर, आंसर तो सेम रहेगा दोनों के लिए। कम ऑन, प्लीज नोट इट डाउन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम जो मैं आपको देने वाला हूँ, सी स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल के बारे में डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट वर्टिकल, देन आई डिस्कस्ड अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का कॉम्बिनेशन। अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, थोड़ा इंक्लिनेशन देने वाला हूँ आपके सामने। जैसे कि इमेजिन कीजिए, which case is this by the way? Previously it was sixth, now it will be seventh case. So seventh case, imagine you have a surface like this. So in this surface, you have a block over here. Okay. Then you have a pulley over here. Then you have another block over here. So they are connected by strings. Let me call this mass as this mass as m1 and this mass as m2. Now what the question is, if this is theta, their question is find the acceleration. और या फिर सबसे पहले मैं बोलूँगा if m1 is greater than m2g sin theta, ऐसा डेटा दिया हुआ है, देन या फिर ग्रेटर की जगह पे मैं काम करता हूँ लेस ही यूज करता हूँ। If m1 is less than m2g sin theta, then find acceleration, find tension. टेंशन ये रहा t, ये रहा t। अब इन्होंने बोला है m1 जो है ना m2g sin थीटा से छोटा है करके बोला है, या फिर आई शैल से m2g की जरूरत नहीं है, एक्चुअली m2 sin थीटा, क्या m2 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, अभी यहाँ पर चेक करते हैं कि इसको आंसर कैसे निकालना है। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर इस m2 पे सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, दैट इज m2g। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक अंदर की तरफ जाएगी और एक साइड की तरफ जाएगी। कितना समझ में आया आपको? रिजॉल्विंग अ वेक्टर तो हम लोग ने वेक्टर्स में सीखा है। हम वेक्टर्स में सीखा है कि हम कोई भी एक वेक्टर को कोई भी दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन। मतलब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन, उसके अलावा और कोई कंडीशन है नहीं। अब एनीवे, अगर ये थीटा है तो ये पर्टिकुलर एंगल, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। इफ दिस इज थीटा, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर कंसिडर करेंगे, इफ दिस इज थीटा, इधर 90 रहेगा तो यहाँ पर होगा 90 माइनस थीटा। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. या Yes, sir. according to corresponding angle theorem, if this angle is 90 minus theta, then this angle is also 90 minus theta. Do you agree with me? जिसको मैंने डॉट किया है, yeah. If this is 90 minus theta, total angle is 90, then this particular angle will be theta. Agreed? Yes. हाँ Yes. सर। या तो हम लोग ने ऐसा फाइंड किया कि यहाँ पर ये थीटा होगा। सो इफ दिस इज m2g, ये थीटा है तो ये होगा m2g cos थीटा, जैसे कि आप जानते हो, एंड ये होगा m2g sin थीटा। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में क्लियरली बोला कि m1 जो है ना वो छोटा है m2 sin थीटा से। अब यहाँ पर खींचने वाला फोर्स कौन है? m1g है। इसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? m1g है।
एंड इसको साइड की तरफ इधर नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, m2g sin थीटा खींच रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पर ये रिजॉल्व करने से हमें ये पता चला कि m2g का कॉस कंपोनेंट जो है ना वो सिर्फ इसको अंदर की तरफ दबा रही है, नीचे की तरफ नहीं खींच रही है, लेकिन m2g का साइन कंपोनेंट जो है ना वो साइन कंपोनेंट दैट कंपोनेंट इज पुलिंग दिस ब्लॉक डाउनवर्ड, इट इज ट्राइंग टू पुल दिस डाउनवर्ड। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से खींच खींच कौन रही है, m2g sin थीटा। राइट हैंड साइड से कौन खींच रही है, m1g। कौन जीतेगा इन दोनों में से, कौन जा रहा है इन दोनों में से, कौन बड़ा इन दोनों में से? M2. M2. m2g sin थीटा बड़ा है, डेटा में उन्होंने पहले ही दिया है। तो सिंस दिस वन इज ग्रेटर तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। एग्री करते हो? हाँ सर। या अब सेम स्ट्रिंग अटैच्ड है तो जितने एक्सेलरेशन से ये साइड की तरफ जा रही है उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ आएगी। एम आई क्लियर? Yes, हाँ sir. सर। वेरी गुड। ठीक है, अभी ये एक्सेलरेशन इस तरफ जा रही है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला समेशन। अभी यहाँ पर चलो m1 m2 दोनों के लिए देखते हैं। अब m1 का fbd ऑफ m1 में से जो इक्वेशन में बनाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करूंगा, समेशन ऑफ ऑल f अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं। तो समेशन ऑफ ऑल f अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो प्लस t माइनस m1g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तुम्हारा होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसमें? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको खुद का x और y दे देंगे, इसको x कंसिडर करेंगे एंड इसको y कंसिडर करेंगे। ऐसे हम लोग ने मोशन इन 2 डायमेंशन में भी एक बार किया था इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। हम हमारे मर्जी के हिसाब से किसी और को x और किसी और को y दे सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से अलोंग द सरफेस को मैं x दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस को मैं y दे रहा हूँ। नाउ अलोंग द सरफेस, सो दैट मीन्स सेकेंड केस में क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव लूंगा, सो दैट मीन्स m2g sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू m2a। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वंडरफुल। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इन दोनों इक्वेशंस को एज यूजुअल मैं ऐड कर रहा हूं तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव बचेगा। सो बेसिकली आई विल बी लेफ्ट विद m2 sin थीटा minus m1 multiplied by g on the left hand side, and on the right hand side I'll be left with m1 plus m2 multiplied by 8. Okay, so acceleration finally will be equal to m1 plus m2 upon m2 sin theta minus m1, okay, multiplied by, whole multiplied by, actually मैंने गलत गड़बड़ कर दिया, it is basically सर उल्टा है। या उल्टा आएगा m2 sin theta minus m1 upon m1 plus m2 multiplied by g। ये होगा आपका एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के लिए। अब जैसे हम लोग ने एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला वैसे ही टेंशन के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। आई विल टीच यू। टेंशन के लिए कैसे एक्सप्रेशन निकालना है, यही है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ। सो ऊपर वाला इक्वेशन क्या होता है, टी माइनस, ये है इक्वेशन नंबर 1, टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, तो जिसमें से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू m1g प्लस a। ओके, सो सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, t इज इक्वल टू m1। अभी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a के जगह पे डालूंगा तो दोनों के पास g है, इधर भी एक g है, नीचे a के पास भी एक g है। तो एक काम करता हूँ, दोनों g को मैं कॉमन निकालता हूँ, अंदर बचेगा ये g की जगह पे 1 बचेगा, प्लस ये एक्सेलरेशन की जगह पे ये पूरा का पूरा डाल रहा हूँ, दैट इज m2 sin थीटा माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। सो t इज इक्वल टू m1g, यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 sin थीटा माइनस m1। ये माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा m1 प्लस m2। ऊपर क्या बचेगा, m2 में से, इन दोनों में से m2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। सो देखते हैं अभी क्या क्या बचेगा। यहाँ पर क्या है, m1 है, यहाँ से m2 कॉमन निकाला, m2 भी आ गया। फिर इधर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। सो इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा
ब्रैकेट के बाहर जी भी डाल देता हूँ, अपॉन m1 plus m2. Do you understand this? Please note it down. So now I'm going to teach you a very simple concept that is nothing but equilibrium. Equilibrium, yeah, basically what is equilibrium? Okay, or I shall say linear equilibrium या फिर translational equilibrium, ऐसे भी like different different नाम से बुला सकते हैं. अब different different नाम के बारे में मैं अभी नहीं बताता, simple language में equilibrium बोल देता है. अब equilibrium basically होता क्या है? It is a condition where the net force acting on a body is zero. तो ये कंडीशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बेसिकली कोई भी कंडीशन जहां पर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अब ये कंडीशन में खास बात क्या होता है? या तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे, नहीं तो फिर एप्लीकेशन जैसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? इन दिस कंडीशन मैं बोल सकता हूँ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक remains zero and the velocity may be zero or any constant value. लॉजिक समझ में आया आपको? सी, अगर नेट फोर्स जीरो है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से अगर आप सोचेंगे, अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा क्या? डेफिनेटली नॉट. एक्सेलरेशन पे कितना रहेगा? जीरो रहेगा. एंड एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? चेंज इन वेलोसिटी होती है. एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा, मतलब देयर वोंट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी. सो द वेलोसिटी का वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट वैल्यू. अब वो कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 या फिर जीरो भी हो सकता है. तो जीरो को भी कांस्टेंट ही कंसिडर किया जा सकता है. एम आई क्लियर दिस मच? Yes. वंडरफुल. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी देखो, आप तो जानते हो कि हम हमेशा x को अलग ट्रीट करते हैं, y को अलग ट्रीट करते हैं, z को अलग ट्रीट करते हैं. तो अगर आपने देखा कि भाई एक्सेलरेशन अलोंग x इक्वल टू जीरो है, तो आप बोल सकते हैं कि sum of all forces along x will be equal to zero. That means net force acting on the body will be zero along x axis. Similarly, अगर आपको दिखाई दिया कि एक्सेलरेशन along y जीरो है, देन उसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग along y इज इक्वल टू जीरो. देन अगेन, अगर आपको दिखाई दिया एक्सेलरेशन along z इज इक्वल टू जीरो है, देन सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग along z विल बी इक्वल टू जीरो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज नोट इट डाउन.